हम बात कर रहे थे अभिक्रिया के वेग की। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है बेटा? अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगा समय, कि परिवर्तन होने में कितना समय लग रहा है। तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा सी ले लेते हैं, है ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और यहां मैं लगा रहा हूं प्लस और माइनस का साइन। सिर्फ ये साइन आपको समझना है, ठीक है। यह है अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी, और उस परिवर्तन में लगने वाला समय माना कि टी है, तो ये डेल्टा टी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। अब हम इसको थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, तो आप भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ठीक है, यहाँ देखिएगा, आपको हटा देता हूँ इसको, ठीक है। एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, इसको माध्यम से आप समझिए। मैं यहाँ पे एक ग्राफ खींच रहा हूं, ये समय 0 x और y, ठीक है, और यहां पे ले रहा हूं रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले केवल रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट तो 0 होता है। जैसे समझिए, यहाँ A से B बन रहा है, तो प्रारंभ में A की सांद्रता 100% होगी, B की सांद्रता कितनी होगी? 0%, ठीक है। अच्छा, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि अगर ये 10% प्रिपेयर हो गया, बन गया है, तो कितना बचेगा? 90%। अगर ये 30% बन गया है, तो कितना बचेगा बेटा? 70%। अगर ये 50% बन गया है, तो कितना बचेगा? 50%। अगर ये 70% बन गया है, तो ये 30%, और ये 100% बन गया है, तो ये 0% बनेगा। अब इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अभिकारकों की घटने की दर उत्पादों के बनने की दर के बराबर है, ठीक है। मैं इसी चीज को यहाँ पे इस ग्राफ में समझाने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यहां बीच में एक ऐसा बिंदु आ गया है जहां पे अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता क्या हो गई है? बराबर हो गई है। तो हम इसे बोलते हैं साम्य बिंदु या साम्य अवस्था, जहां अभिकारकों और उत्पादों दोनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? बराबर होती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, उस परिवर्तन में लगा समय अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभी अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे प्लस और माइनस जो चिन्ह है, देखो, अभिक्रिया का वेग कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम बहुत सी बार क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सर वेग माइनस में कैसे आएगा? वेग माइनस में कभी भी नहीं होता है बेटा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस साइन क्या है, क्या शो कर रहे हैं, उसको समझिए आप। प्लस का मतलब ये है कि उत्पादों की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है, ओके। और माइनस का मतलब ये है कि अभिकारकों की सांद्रता घट रही है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। ये आपके सामने है, ठीक है। तो यह है अभिक्रिया का वेग, और इसको लिखने का तरीका अपन और भी स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। देखिए, अगर मुझे अलग अलग कंटेंट्स का वेग लिखना है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अभिकारक का वेग बराबर माइनस अभिकारक की सांद्रता और उस सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। माइनस का चिन्ह, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता घटती है। अगर मैं यहां लिखूं उत्पाद या उत्पादों का वेग, तो अगर ये लिखना है मुझे, तो प्लस डेल्टा पी, है ना, ठीक है। तो ये उत्पादों की सांद्रता और ये उस सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। तो ये डेल्टा आर डेल्टा पी, आर का मतलब मैं यहाँ रिएक्टेंट मान रहा हूं बेटा, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगने वाला जो समय है, उसे हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर। अब हम यहाँ पे अभिक्रिया वेग के प्रकार पढ़ेंगे और फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है बेटा। वेग के प्रकार, देखो, वेग के प्रकार को भी हम दो अलग अलग चीजों से डिनोट करेंगे। तो मैं दो ग्राफ बना देता हूं यहां पर, फिर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दो ग्राफ हैं। ये एक जो ग्राफ है, ये है रिएक्टेंट के बीच में, और एक जो ग्राफ है हमारा, वो है प्रोडक्ट के बीच में,
ठीक है। देखो रिएक्टेंट अभिकारकों की सांद्रता घटती है इसलिए मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा बेटा, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है इसलिए मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं। चलो जी, ये मेरे पास दो ग्राफ हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम यहां पे देखें कि t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता होगी, है ना। मैं यहां पे दो सांद्रताएं ले लेता हूं बेटा, ये सांद्रता है R1 और ये सांद्रता है मेरे पास R2। ठीक है, और यहां पर इसका समय है T1 और इसका समय है T2। ओके, चलो जी, यहां पर भी मैं दो उत्पाद ले लेता हूं, P1 है ना और ये P2। ठीक है, और यहां इसका समय है ये T1 और इसका समय है ये T2। ओके, या फिर इसको भी स्मॉल लिख देता हूं बेटा, T1 और ये T2। ठीक है, और यहां पर ये t बराबर 0 है। तो देखिए हम वेग की बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा आपको प्रारंभिक वेग, है ना, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेग, है ना, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेग क्या होता है। ठीक है, तो इनिशियल वेग जहां से रिएक्शन प्रारंभ होती है, या मैं कहूं आपको कि t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया के वेग को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है, हम उसे ग्राफ द्वारा ही डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, सेकंड जो है मेरे पास वो है औसत वेग। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग क्या होता है, इसको VAVG से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर औसत वेग क्या होगा कि T1 वो T2 समय पर सांद्रताएं R1 वो R2 हो, तो इन सांद्रताओं का अंतर, उस अंतर में जो समय लग रहा है उसे हम अभिक्रिया का वेग या औसत वेग बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे R1 माइनस R2 अपॉन T1 माइनस T2 इक्वल्स टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये है यहां पर वेग, औसत वेग। अगर मैं इसमें बात करूंगा तो ये P2 माइनस P1 अपॉन T1 माइनस T2, अधिक में से ही कम को घटा देते हैं, T1 माइनस T2, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। देखो बेटा, हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो ऊपर से आ रहे हैं तो ये क्या सांद्रता घट रही है, तो यहाँ R1 ज्यादा है और R2 कम है, इसलिए मैंने R1 माइनस R2 लिया है, T1 माइनस T2। ओके, अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, सांद्रता बढ़ रही है तो P2 ज्यादा होगा और P1 कम होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये एवरेज निकल के जाएगा। इसे हम बोलते हैं औसत वेग, जो आपने देखा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट बना देता हूं, और इस फिक्स पॉइंट पर माना कि समय है डेल्टा T और सांद्रता परिवर्तन है डेल्टा R। यही फिक्स पॉइंट या ग्राफ है, स्पर्श रेखा में यहां भी खींच सकता हूं, और यहां पर माना कि सांद्रता है P और समय है T, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है मैं आपको समझ देता हूं। सपोज कीजिए कि मैं बाइक चला रहा हूं, बाइक चलाते चलाते मैं फिक्स 10:15 पर मैंने एकदम स्पीडोमीटर को देखा, और उस समय मेरी स्पीड फिक्स थी 40 किलोमीटर। तो किसी निश्चित समय में अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे स्पर्शरेखा रेखा द्वारा दर्शाया गया है, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वेग, फिक्स टाइम पे। ठीक है बेटा, तो किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। अब देखो, तीन वेग मैंने आपको यहां समझाया, प्रारंभिक वेग, औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। तो मैं वैसे भी आपको समझा देता हूं कि प्रारंभिक वेग जब बस स्टैंड से बस स्टार्ट होती है t बराबर 0 समय पर, उसे अपन उसका प्रारंभिक वेग बोलते हैं। ठीक है, एवरेज अगर हम यहां से बात करें कि यहां से लगभग 10 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जाएं और वहां पे वो बस पहुंचती है 20 मिनट में, तो ऐसा तो नहीं कि बस एक ही स्पीड से चली होगी, है ना। कभी स्पीड ब्रेकर आए होंगे तो धीरे भी होगी, रोड खाली होगा तो तेज भी भगाई होगी। तो जो एवरेज निकल के आएगा कि किस समय तक वो पहुंची, उसे बोलते हैं एवरेज, औसत वेग। और एक निश्चित समय में, इंस्टेंटेनियस, एक निश्चित समय में अभिक्रिया का वेग हो, उसे हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं,
जो आपको खुद को ही यहाँ करने हैं, और फिर नहीं आते हैं तो आप मुझसे एक बार बात करोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी आगे की बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपसे, और वो है हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो हम इसको समझेंगे। पहले तो ये केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। मतलब रासायनिक बल गतिकी, मतलब रासायन के अंदर बल लग रहा है और उससे गति हो रही है, तो ये क्या चीज है, हम इसको समझेंगे थोड़ी सी। देखिए बेटा, रासायनिक बल गति क्या है, ये भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग, उसकी क्रियाविधि तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया है, ये बहुत सी अभिक्रिया तो बहुत फास्ट होती है, बहुत सी अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, ठीक है। जैसे देखिए, आपने पानी में नमक घोल दिया, तुरंत घुल जाएगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो, आपने पानी में चीनी डाली, धीरे 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 घुलेगी, लेकिन पूर्ण रूप से घुल जाएगी एक निश्चित समय में, ठीक है। तीसरी देखिए, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। अगर लोहा अच्छी कंपनी का है, टाटा का है, तो 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखो, दूध से दही का जमना, ठीक है। अब दूध का दही में जमना, ये अभिक्रिया लगभग 5 से 6 घंटे में पूर्ण होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर टेम्परेचर का प्रभाव डाला जाए तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर दही बहुत कम जमती है या लंबे समय बाद जमती है। ये जो हमारे ठंडे एरिया हैं, लेह लद्दाख वगैरह, वहां तो दही जमती ही नहीं है, बहुत कम जमती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सर्दियों में दही जो है वो देरी से जमती है, गर्मियों में दही जल्दी से जम जाती है। फिर जल्दी से जम जाती है तो फिर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया है वो ज्यादा ग्रोथ ना हो उसकी, ठीक है। या मैं कहूं दही खट्टा ना हो, सीधी सी भाषा में बात करें तो सर्दियों में तो दही देरी से जमता है, गर्मियों में दही जल्दी से जम जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है, एक पॉइंट है जो इस अभिक्रिया को प्रभावित कर रहा है। बस नहीं, मैंने आपको 4 रिएक्शनों के बारे में बताया। चारों ही रिएक्शन अपनी जगह अलग अलग हैं। एक तीव्र गति से हो रही है, एक मंद गति से हो रही है, बहुत ही मंद गति से हो रही है, ठीक है। तो यही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है जिनके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूं, और इनको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, लोहे पर जंग लगना, अगर वहां नमी है तो अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी। दूध का दही में जमना, अगर वो टेम्परेचर है तो अभिक्रिया और फास्ट हो जाएगी। और ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो दही को खराब होने से बचाने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, मतलब हम उसको फ्रिज में रखते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक यही है कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग तथा इसे प्रभावित करने वाले, इसकी क्रियाविधि तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है इंटरस्टेनियस रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। आयनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक जो है आयन होते हैं। जैसे पानी में नमक घोल दिया आपने, ठीक है, तो नमक NaCl अपने आयनों में टूटेगा, अभिक्रिया और फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आयनिक अभिक्रिया, इसमें अभिकारक या अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो हैं वो आयन होते हैं बेटा, ठीक है। और ये तीव्र गति से संपन्न होती है, ठीक। दूसरी अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रिया के अंदर, या मंद अभिक्रियाएं, धीमी अभिक्रिया, मैं आणविक अभिक्रिया, मंद आणविक अभिक्रिया, ठीक है। तो अति मंद अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है और इनको पूर्ण होने में लगभग महीनों, दिन, हफ्ते, महीनों तक लग जाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है। और तीसरी है मंद अभिक्रिया या मंद आणविक अभिक्रिया, मतलब आणविक अभिक्रिया। इसमें भाग लेने वाले अणु होते हैं और ये अभिक्रिया एक निश्चित समय में पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जैसे चीनी का पानी में घुलना, ठीक है। ये इसका एक मेन एग्जांपल है। जो 3 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, देखी और उसके बारे में हमने यहाँ पे आप लोगों से बात की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अभिक्रिया के वेग की और उस वेग के प्रकार की, और फिर बाद में मैं बताऊंगा आपको वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की। और आपने
चलो मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, है ना। पहले तो हम अभिक्रिया वेग की बात कर लेते हैं। अभिक्रिया का वेग, देखो अभिक्रिया वेग, वेग आते ही यहाँ पे दिमाग में कोई दूरी बटा दूरी, उसमें समय, ऐसा हम बात करते हैं। बाकी ऐसा कुछ ही नहीं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो एक टेस्ट ट्यूब में होती है, एक निश्चित पात्र में होती है, तो हम पात्र का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे वेग से मतलब है कि उस अभिकार की सांद्रता में परिवर्तन होने में कितना समय लगा, ठीक है। तो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगने वाला समय अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया वेग